हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है इस जैक बोर्ड टारगेट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका इस बार यानी 2025 में आप लोगों का 30 एमसीक्यू 30 पूछे जाएंगे। 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को आज 40 एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो इससे बाहर आप लोगों का नहीं पूछेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात, यहाँ पे आप लोगों का 30 यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर लोग उपयोग करते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत या दाढ़ी एक ही होता है। तो हजामत बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसा गमन करती है बाबू? प्रकाश की किरणें इस टाइप से सीधा गमन करती है, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है। मैंने आप लोग को अभी बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी का साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जल को किया जा सकता है, कांच को भी किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, लेकिन ये मिट्टी को लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका क्या बोल रहा है बाबू? फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है बाबू? एफ बराबर आर बट्टे 2। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया है बाबू? 20। कितना? 20 बट्टा में 2। 2 दहाई के 20 कट गया, तो कितना आया? 10 आया। तो 10 कहाँ पे है बाबू? तो 10 ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या बोल रहा है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा बाबू, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए क्या बोल रहा है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्यान रखिए बाबू, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो बीम को ही वस्तु बोला जाता है। तो आप लोग इसे अवतल दर्पण बनाकर इसको सोल्यूशन कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
चौथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ बोल रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आपको वस्तु रखेंगे तो बड़ा प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है बाबू, देखिए, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। क्या आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आँख में प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, यानी दृष्टिपटल इसी को भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है, तो आप बोलेंगे पुतली। अगर आपसे पूछा जाए नेत्र का बाहर की भाग उभरा होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। क्या सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, याद रखिएगा बाबू 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे यहीं पे अधिकतम, क्या अधिकतम पूछता, अब अधिकतम पूछता तो आप बोलते अनंत, क्या अनंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि को दूर किया जा सकता है। देखिए, उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करके किस दोष को दूर किया जा सकता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी इसी को दूर दृष्टि दोष भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अवतल लेंस का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो आप बोलेंगे निकट दृष्टि दोष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है, देखिए, देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या बाबू, कूलम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर बोलेंगे। क्या बाबू, ये एम्पियर बोलेंगे। अगर आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप बोलेंगे ओम। यदि आपसे विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप बोलेंगे वोल्ट। तो यहाँ पे किसका पूछा है, विद्युत आवेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है बाबू, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिए विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, और विभव और विभवांतर मापने वाले मीटर को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है। तो याद रखिएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा द्वारा धारा का मान का दिशा का संकेत होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, याद रखिएगा शरीर में भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम से के आधार पर किया जाता है। क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किसके नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखिए, यहाँ पे इस चित्र में किस अभिक्रिया हो रही है, याद रखिए वो इस चित्र में किस अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में देखिए, इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है। कौन सा अभिक्रिया, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में किसका अभिक्रिया हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा बाबू, अम्ल जो होता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और जो क्षार होता है, वो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है क्षार। तो
यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पूछा है देखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन करता है बाबू, अम्ल करता है। कौन, अम्ल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है बाबू, अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है, अम्ल करता है, अम्ल करता है। यदि आपसे पूछूं अगर 7 से कम रहे, 7 से कम रहे तो वो क्षार होता है, और 7 से अधिक रहे, कितना, 7 से अधिक रहे, 7 से अधिक रहे तो वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। और 7 से कम रहता है तो अम्ल होता है। यदि 7 रहता है, यदि 7 रहता है तो वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है, और वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल कौन करता है बाबू, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम। तो यहाँ पे 7 से कम कौन है, 2। क्या, 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है बाबू CaSO4 1/2H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी, याद रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, मैंने अभी बताया। यदि 7 से अधिक रहता है तो वो क्षार होता है, 7 से कम रहता है तो वो अम्ल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या बोल रहा है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, खट्टे फल कौन कौन से हैं, नींबू और संतरा। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल, सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिनेबार किसका अयस्क है। क्या बोल रहा है, सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है, याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, खनिज से संबंधित अशुद्धियों समूह रूप में कहते हैं। तो खनिज के साथ जो अशुद्धि होते हैं, अशुद्धि निकलते हैं, यानी उसमें चिपक के जो निकलते हैं, उस अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं। तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो कीटोन है। क्या है, कीटोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व को गुण आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या किसका होता है, वो परमाणु संख्या। किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बाबू। तो सबसे पहले ये पता लगाए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसे ही बोलते हैं स्वपोषी पोषण। उदाहरण के लिए सभी पेड़ पौधे। क्या, सभी पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड है आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। क्या, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो लाइपेज। क्या, लाइपेज, याद रखिएगा। चलिए
श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क है, इसको याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। किसका? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा? मुकुलन। किस विधि द्वारा? मुकुलन। अगर आपसे पूछा जाए ब्रायोफिलम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो कायिक प्रवर्धन। क्या? कायिक प्रवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिए बाबू, मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है? अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बाबू? अनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया बाबू? तो डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने दिया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? क्या बोल रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को। कब बनाया जाता है? 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्या बोल रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या बोल रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर ने। किसने किया? मेधा पाटेकर ने। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि उसे भी ये वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, जो नवीकरणीय स्रोत है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे ही नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। और जो ख़त्म हो जाता है, यानी ख़त्म होने की संभावना हो जाता है, तो उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। तो यहाँ पे पूछा है क्या? नवीकरणीय। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखिएगा बाबू, बायोगैस का प्रमुख घटक CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाबू। तो ये रहा हमारा 40 मोस्ट MCQ। कितना? 40 मोस्ट MCQ। 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को याद कर लीजिएगा बाबू। तो ये मेरा सेट 1 था, उसके बाद सेट 2 लेके आऊँगा, उसके बाद सेट 3 लेके आऊँगा। यानी मैं टोटल 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपका इस